हेलो दोस्तों, स्वागत है आर के स्टडी जोन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, जिसमें चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल संसाधन, जिसमें एनसीईआरटी के हम सारे महत्वपूर्ण सवाल इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको एनसीईआरटी के फुल्ली नोट्स यहाँ दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। कहता है कि जल संसाधन क्या है, ठीक है। कहता है पृथ्वी के 71% भाग पर जल का विस्तार है। पृथ्वी पे कहा 71% भाग में कहा है जल है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, आकाश में से जब पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का होता है नीला दिखाई देता है। किसके कारण? जल के कारण। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। याद रखिए, पृथ्वी के 71% भाग पे कहा है जल का विस्तार है। और पृथ्वी पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कहा है जल है। वृहद क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जल रहने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना गया है। पृथ्वी को जलीय ग्रह के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कहा है जल है, इसलिए जलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। कहता है पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं। गोलार्ध मतलब 2 भाग में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला के दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ऊपर वाला भाग में सबसे ज़्यादा मात्रा में कहा है जमीन है, इसलिए इसको स्थल कहते हैं। और नीचे वाला में कहा है सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी है, ठीक है, इसलिए इसको जल गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाला को, ठीक है, स्थल गोलार्ध और नीचे वाला को जल गोलार्ध कहते हैं। क्योंकि दक्षिण वाला में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी है, इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, यानी जल गोलार्ध कहते हैं। और उत्तर वाला में कहा है सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़मीन है, इसलिए इसको स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया। पहला उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, जिसको स्थल गोलार्ध कहते हैं, और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, जिसको जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पे कहता है कि जल के 4 स्रोत है। पहला धरातल जल, धरातलीय जल, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा वायुमंडलीय जल और चौथा होता है महासागरीय जल। धरातलीय जल किसको कहते हैं? पृथ्वी पे, ठीक है, जो जल पाया जाता है, ठीक है, उसी को धरातल जल कहते हैं। जो जमीन के अंदर पानी पाया जाता है, मतलब जो जल जमा रहता है, उसको भूमिगत जल कहते हैं। और जो आसमान में, ठीक है, जो पानी जमा रहता है, उसको वायुमंडलीय जल कहते हैं। और जो समुद्र में पानी जमा रहता है, उसको महासागर जल कहते हैं, ठीक है। तो समझिए, पृथ्वी पे जल के 4 स्रोत हैं। पहला धरातलीय जल, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा वायुमंडलीय जल और चौथा महासागरीय जल। धरातल मतलब पृथ्वी के सतह पे, ठीक है, जो जल पाया जाता है उसको धरातल जल कहते हैं। जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, पानी हो गया, नहर हो गया, इस सब का जो जल पाया जाता है उसको धरातल जल कहते हैं। और जो ज़मीन के अंदर जो पानी पाया जाता है उसको भूमिगत जल कहते हैं। और कहता है कि आसमान में जो जल पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में, उसको वायुमंडलीय जल कहते हैं। तो आसमान में जो जल पाया जाएगा उसे वायुमंडलीय जल, और जो समुद्र में जल पाया जाएगा उसे महासागरीय जल कहते हैं। कहता है पृथ्वी पर जल का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो है वर्षा का जल। कहता है पृथ्वी का मुख्य स्रोत का है जल का वर्षा का जल। कहता है पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो महासागर है। सबसे बड़ा स्रोत बोलेगा तो महासागर का जल हो गया, और मुख्य स्रोत बोलेगा तो वर्षा का जल हो गया। तो पृथ्वी पे मुख्य स्रोत जल का कहा है वर्षा जल, और सबसे बड़ा स्रोत बोलेगा था महासागर का जल है। कहता है जल की अधिकता होने के कारण महासागर को जलधि कहते हैं। कहता है कि महासागर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, ठीक है, पानी है, इसलिए इसको जलधि के नाम से जानते हैं। कहता है महासागर को 5 भाग में बांटा गया है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा हो गया आर्कटिक महासागर और पाँचवा हो गया अंटार्कटिक महासागर। याद रखिएगा महासागर कितने होते हैं? 5, ठीक है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पाँचवा हो गया अंटार्कटिक महासागर। सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर। याद रखें, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। भारत के जो दक्षिण में, ठीक है, जो महासागर है उसको हिंद महासागर कहते हैं। कि भारत के जो दक्षिण वाला इलाका है उसमें जो महासागर पाया जाता है उसको हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। तो देख सकते हैं भारत के दक्षिण में जो महासागर है उसको हिंद महासागर कहते हैं। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा महासागर ये गहरा बोलेगा था प्रशांत महासागर। कहता है पृथ्वी पर मौजूद जल 2 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है वो 2 प्रकार के होता है। पहला मीठा जल और दूसरा खारा जल। मीठा जल को मृदु जल कहते हैं और खारा जल को लवण युक्त जल कहते हैं। कहता है पृथ्वी पर जल
जो है, ठीक है, वो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो और इसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब का नवीकरणीय संसाधन है, इसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं और ये सब कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो कहता है पृथ्वी पर, ठीक है, जो मौजूद जल है वो कौन सा जल है, वो नवीकरणीय संसाधन है। महासागर का जल खारा होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है। नमक का सूत्र होता है NaCl। याद देखिए, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, नमक पाया जाता है, इसलिए महासागर का जो जल रहता है, समुद्र का जल, वो खारा होता है। कहता है महासागर के 1000 इकाई में 35 इकाई जो है वो लवण युक्त है। लवण युक्त मतलब जिसमें नमक की मात्रा हो। तो कहता है कि 1000 इकाई में 35 इकाई जो है लवण मौजूद होता है। कहता है कुल जल राशि का लगभग 96.6% खारा पानी है। कहता है पृथ्वी के अंदर या जो भी है पानी, उसमें क्या होता है 96% भाग जो है पानी वो का है, खारा है, और 4 पॉइंट जो समथिंग पानी है वो का है, पीने लायक पानी है। तो कहता है कुल जल राशि का लगभग 96.6% भाग जो पानी है वो खारा है। मृदु जल का लगभग 75% हिस्सा शीत प्रदेश में बर्फ के रूप में है। कहता है कि जो पीने लायक पानी है उसमें भी 75% जो पानी है वो शीत प्रदेश में, शीत प्रदेश मतलब ठंडा वाला इलाका में, जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ। 75% जो पानी है पीने लायक भी, उसमें 75% पानी का बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। मृदु जल एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। जो पीने लायक जो पानी है जिसको मृदु जल बोलते हैं, मृदु जल जो है अनवीकरणीय संसाधन, कभी भी पानी का हो सकता है, समाप्त हो सकता है, और एक बार समाप्त हो गया पानी तो इसको दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। कहता है विश्व के सबसे नदी में ब्रह्मपुत्र और गंगा 8वां और 10वां स्थान पे आता है। कहता है कि सबसे, ठीक है, विश्व में सबसे लंबा बोलेगा नदी या नदी में तो वो ब्रह्मपुत्र हो गया, और 10वां नंबर पे गंगा नदी 98 पे आते हैं। विश्व के नदियों में से, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा 8वां और 10वां नंबर पे आता है। बोला जाए कि तो विश्व के नदियों में, ठीक है, देखा जाए कि सबसे फेमस जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है, ठीक है। वो 8वां और 10वां नंबर पे आता है। ब्रह्मपुत्र केमा नंबर पे 8वां, और गंगा जो नदी है वो 10वां नंबर पे आता है फेमस में। कहता है विश्व के सबसे बड़ा नदी देखा जाए, ठीक है, तो वो अमेजन हो गया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, अमेजन, ठीक है। या सबसे चौड़ा नदी भी देखा जाए तो अमेजन है। अगर सबसे लंबा नदी देखा जाए तो नील नदी है। विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी, और चौड़ा बोलेगा तो अमेजन। भारत में अगर देखा जाए तो सबसे लंबा जो नदी है वो गंगा नदी है, और सबसे चौड़ा भारत में देखा जाए नदी तो वो है ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा, ठीक है। विश्व में अगर सबसे लंबा नदी तो नील नदी, और भारत में सबसे लंबा नदी देखा जाए तो गंगा नदी, और सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र भारत में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। ये भारत का जो दक्षिण वाला इलाका है, ये देख सकते हैं, भारत हो गया, मान लो ये भारत है, ये भारत के दक्षिण वाला इलाका है, ये दक्षिण वाला इलाका, ये दक्षिण भारत के, ठीक है, जो सबसे लंबा नदी है उसको क्या बोलते हैं, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत के सबसे लंबा नदी गोदावरी नदी है। कहता भारत में अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी लूनी है, मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है, अंतःप्रवाह मतलब अंदर से, ठीक है, जो पानी का प्रवाह होता है उसी को अंतःप्रवाह कहते हैं। सबसे अंतःप्रवाह वाला जो नदी है वो लूनी नदी है। तो भारत में अंतःप्रवाह के सबसे लंबा नदी लूनी नदी। प्राणी में, ठीक है, लगभग 65% का होता है पानी उपस्थित रहता है। कहता है कि शरीर जितना भी जीव जंतु है, और जीव जंतु के शरीर के अंदर लगभग 65 से 80% का होता है पानी होता है, और पेड़ पौधा में 65 से 99% का होता है पानी मौजूद रहता है। तो याद देखिए, जितना भी जीव जंतु है, जीव जंतु के शरीर के अंदर कितना पानी रहता है, 65 से 80%, और पेड़ पौधा में, ठीक है, पानी की मात्रा कितना होता है, 65 से 99% होता है। एक होता है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहेंगे, वैसी परियोजना, ठीक है, जिससे बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ति किया जा सके उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, जैसे मछली पालन हो गया, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहेंगे, जो एक ही परियोजना से बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ति किया जा सके उसे तो जो बहुत सारे उद्देश्य पूर्ति किया जा सके उसी को क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे कोई तालाब है, एक तालाब हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मछली पालन कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है, बाढ़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि बाढ़ आने पे क्या होगा, पानी इसी में क्या हो जाएगा, जाके जमा हो जाएगा, जमा होगा तो पानी इधर उधर फैलेगा नहीं, जिसके कारण बाढ़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बिजली उत्पादन कर सकते हैं डायनेमो लगाकर, और नहर निकाल कर पानी को क्या करेंगे, गाँव गाँव में सिंचाई की तरह सिंचाई भेजेंगे, जिससे क्या हो सकता है, सिंचाई की सुविधा भी मिल सकता है।
तो बहुउद्देशीय परियोजना याद रखिए, ठीक है। वैसी परियोजना जो एक ही परियोजना से कहो बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ति किया जा सके उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रखें, ठीक है। वैसा परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ति किया जा सके उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कहता है नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, क्योंकि नदी हो गया और नदी में क्या हो सकता है, हम बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ति कर सकते हैं नदी से। पहला तो नदी से नहर निकाल के सिंचाई का बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा, नदी में क्या कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, बाढ़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, बहुउद्देशीय परियोजना हो गया, जिससे बहुत सारे उद्देश्य को क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया। नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित उद्देश्य को पूर्ति करती है, जैसे बाढ़ को कंट्रोल कर सकता है, सिंचाई को विकास कर सकता है, अभी बताएं, ठीक है, कि इससे नहर निकाल के क्या कर सकते हैं, सिंचाई को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ साथ, ठीक है, बिजली का निर्माण कर सकते हैं, जल विद्युत केंद्र को स्थापना कर सकते हैं, यानी बिजली उत्पादन कर सकते हैं। साथ साथ, ठीक है, कृषि, जल परिवहन और पर्यटन का भी विकास कर सकते हैं। जैसे ये नहर हो गया, नहर में क्या हो गया, ठीक है, इसमें पानी है और पानी है तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, इसमें क्या कर सकते हैं, करेंट बना सकते हैं। साथ साथ नहर निकाल कर सिंचाई का बढ़ावा दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ और क्या हो सकता है इसमें, साथ ही साथ इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे घूमने लायक जगह भी बना सकते हैं, जैसे डैम बना दिए, डैम बना दिए तो क्या होगा, लोग यहाँ पे घूमने आएंगे, तो जिसके कारण क्या हो सकता है, पर्यटन को आसानी से बढ़ावा मिल सकता है। तो कहता है कृत्रिम जलाशय की स्थापना, कृत्रिम जलाशय की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे तालाब बना दिए, तालाब बना दिए तो क्या हो जाएगा, पानी इसमें जमा रहेगा और इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से, ठीक है, खेती उती के में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कहता है भारत के जो प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इस देश के बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि नहर इस सब का जो निर्माण है इस पर सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू ध्यान दिए, ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। ये कहते हैं, इन्होंने बोला था कि देश के जो बांध है उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन बोलेगा कि देश के बांध को, ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहता है बिहार के, ठीक है, प्रमुख नदी घाटी परियोजना, बिहार में 3 गो नदी घाटी परियोजना, पहला सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा गंडक नदी घाटी परियोजना और तीसरा कोसी नदी घाटी परियोजना। जोन परियोजना रहता है वह उसी नदी पे रहता है, जैसे सोन नदी घाटी परियोजना सोन नदी पे, गंडक नदी घाटी परियोजना गंडक नदी पे और कोसी नदी घाटी परियोजना कोसी नदी पे है। ज़्यादातर जितना भी परियोजना रहते हैं वह उसी नदी पर स्थित रहते हैं। कहता है भारत में कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, देख सकते हैं भारत में कुछ जो है नदी घाटी परियोजना है। पहला हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना और तीसरा हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, फिर है नर्मदा नदी घाटी परियोजना, फिर है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, अगला शरावती नदी घाटी परियोजना और एक है चंबल नदी घाटी परियोजना। याद रखिए जौन सा परियोजना रहता है वह अधिकतर उसी नदी पे रहता है, जैसे चंबल नदी घाटी चंबल नदी पर, शरावती नदी घाटी परियोजना शरावती नदी पे, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे, नर्मदा नदी परियोजना नर्मदा नदी पे और बोल सकते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे। भाखड़ा जो है इस सतलज नदी पर है और हीराकुंड जो है वो महानदी पे है। याद देखिए अधिकतर परियोजना उसी नदी पे होता है, नर्मदा नर्मदा पे, तुंगभद्रा तुंगभद्रा पे, चंबल चंबल नदी घाटी परियोजना पे, देख सकते हैं चंबल चंबल नदी पे, शरावती शरावती पे, तुंगभद्रा तुंगभद्रा नर्मदा नर्मदा नदी पे। कुछ जो हैं जो अलग रहते हैं, जैसे हीराकुंड महानदी पर, ठीक है, भाखड़ा सतलज नदी पे, दामोदर जो है दामोदरी नदी पर है। कहता है जल संकट क्या है, जल संकट किसको कहेंगे, आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति न होना वही क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। कोई भी, ठीक है, स्थित जगह है और जिसमें पानी का लेयर दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, कमते जा रहा है, गिरावट जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है जल की कई समस्या होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। मतलब किसी भी जगह पर, ठीक है, जल का धीरे धीरे गिरावट होना, ठीक है, क्या होता है एक समस्या है, जिसे क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रखना कि आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति ना होना जल संकट कहलाता है। कहता है स्वीडन एक जगह है जहाँ, ठीक है, फाल्कन मार्क के अनुसार, स्वीडन के एक वैज्ञानिक है फाल्कन मार्क, इन्होंने बताया कि मतलब स्वीडन में जो एक आदमी है उसको प्रति 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। मतलब 1000 लीटर का होता है उसको पानी की आवश्यकता होती है 1 किलोमीटर पे। तो कहता है कि अगर 1000, ठीक है, प्रति लीटर एक आदमी को अगर 1 किलोमीटर के अंदर पानी नहीं मिलता तो जल संकट की समस्या को प्रदर्शित करता है। कौन कहा था, ये फाल्कन मार्क कहा था कि 1 किलोमीटर के अंदर एक इंसान के 1000
लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर आवश्यकता के अनुसार ये जल नहीं मिलता तो क्या होता है, जल संकट की समस्या होती है। एक होता है अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद किसको कहेंगे, जैसे नदी हो गया, और नदी का जो पानी है एक राज्य से नहीं बल्कि कई राज्यों से होकर गुजरता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आगे वाला राज्य रहता है वो पानी को क्या कर लेता है, बांध को बनाकर रोक लेता है, जिसके कारण क्या होता है दूसरे राज्य में पानी नहीं जा पाता, और नहीं जाने के कारण क्या होता है दूसरे राज्य में जल की समस्या बढ़ने लगती है, और एक राज्य दूसरे राज्य में क्या होता है आपस में विवाद होना शुरू हो जाता है, जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। तो याद रखिए, अंतर्राज्यीय विवाद किसको कहेंगे, दो या दो से अधिक राज्य के बीच नदी के जल के बंटवारे को प्रश्न लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। याद रखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद किसको कहेंगे, मतलब जब दो या दो से अधिक राज्य का होगा नदी को पानी को बंटवारा लेकर, ठीक है, जो विवाद खड़ा करता है उसी को क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। तो सिंपल भाषा में याद रखें, ठीक है, कि जब क्या होता है नदी का जो पानी है एक राज्य से नहीं बल्कि कई राज्यों से होकर गुजरता है, जिसके कारण क्या होता है जो आगे वाला राज्य रहता है वो पानी को क्या करता है, बांध बनाकर रोक लेता है, जिसके कारण दूसरे राज्य में पानी प्रवेश नहीं कर पाता है, और नहीं करने के कारण क्या होता है एक राज्य दूसरे राज्य में क्या होता है विवाद होना शुरू हो जाता है, जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार के बीच कावेरी नदी बंटवारे को लेकर विवाद है। बोलेगा कि कावेरी नदी घाट कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। बोलिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोलेगा कि कावेरी जल विवाद किनके किनके बीच है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तो कहता है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के सरकार के बीच कावेरी नदी के बंटवारे को लेकर जल विवाद उत्पन्न हो गया है। कहता है बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्वों का संकेंद्रण बढ़ रहा है। कहता है कि बिहार में जो पानी है तवातोड़ यूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है आर्सेनिक का जो तत्व है, ठीक है, क्या हो रहा है पानी में ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण कई बीमारी भी उत्पन्न हो सकता है। महाराष्ट्र में अति जल दोहन से फ्लोराइड तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में जितना भी पानी है वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, फ्लोराइड तत्व का इस्तेमाल किया जा रहा है पानी को शुद्ध करने के लिए। एक होता है राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति किसको कहते हैं, भारत के सरकार द्वारा जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति का संशोधन करके उसने पुनः पेश किया। राष्ट्रीय जल नीति क्या होता है, ठीक है, कि जितना भी पानी रहता है उसको देखभाल करता है। इसको देखभाल करने के लिए एक स्थापना किया 1987 में राष्ट्रीय जल नीति का, ताकि क्या हो पानी जो है वो ज़्यादा प्रदूषित नहीं हो और पानी के लेयर को बनाए रखा जा सके। इसी को देखभाल के लिए एक मिशन बनाया गया जिसको राष्ट्रीय जल नीति कहते हैं। याद रखिए कि राष्ट्रीय जल नीति का स्थापना कब हुआ था, 1987 में। कहता है राष्ट्रीय जल नीति के तहत, ठीक है, तथ्यों का समावेशन किया, निम्नलिखित बात को समावेशन किया गया। पहला बोलता है कि राष्ट्रीय जल नीति का मतलब मेन नियम क्या है। पहला नियम है कि जल की उपलब्धि को बनाए रखना, ये पहला नियम है राष्ट्रीय जल नीति का। दूसरा नियम है कि जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए, ये किसका नियम है, राष्ट्रीय जल नीति का। और फिर कह रहा है कि प्रदूषित जल को पुनः चक्रण करके उसे उपयोग लाया जाए, पुनः चक्रण करके उसे उपयोग किया जाए। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जल नीति के, ठीक है, कौन कौन सा कारण है। पहला जल की उपलब्धि को बनाए रखना, ये राष्ट्रीय जल नीति का वाक्य है। दूसरा है जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए, और तीसरा है कि जितना भी प्रदूषित जल है उसको पुनः चक्रण करके उपयोग में लाया जाए, मतलब उसको शुद्ध करके दोबारा उपयोग में लाया जाए। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मेघालय है। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, उसी में एक इलाका है मानिसराम। तो याद रखिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, मानिसराम, मेघालय। कहता है वर्षा जल का लगभग 22% भाग जमीन के जल के रूप में संचित रहता है। कहता है बरसात वाला जितना भी जल है वो पृथ्वी के अंदर 22% ही जमा रहता है। तो वर्षा जल का लगभग 22% भाग भूमिगत जल के रूप में संचित रहता है। कहता है तरुण भारत एक संघ है, ठीक है, जो एक सरकारी संस्था है जो राजस्थान में लोगों को जल संग्रहित करने की सलाह देता है। समझिएगा, कहता है कि तरुण जो है भारत का संघ है, और ये कौन सा संस्था है, एक सरकारी संस्था है जो राजस्थान के लोगों को जल को संग्रहित करने के लिए जागरूक करता है। राजस्थान के एक बाड़मेर जगह है जहाँ शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश मतलब सूखा वाला इलाका है। राजस्थान में बाड़मेर एक जगह है जो सूखा वाला इलाका, तो राजस्थान के जो बाड़मेर जगह है वो सूखा वाला इलाका है। सूखा मतलब सुखाड़ वाला इलाका है। तो वहाँ क्या करता है लोग, ठीक है, मतलब एक टैंक बना देता है ज़मीन के अंदर, ताकि क्या हो बरसात वाला पानी इसमें जमा रहे, जिसको टाका कहते हैं।
तो याद रखिए। एक है जैसलमेर, राजस्थान के भी एक जगह है जैसलमेर, ठीक है, वहाँ भी क्या किया जाता है, टैंक बनाया जाता है ताकि पानी का बरसात वाला इसमें जमा रहे, जिसे खादिन कहते हैं। तो बाड़मेर में, ठीक है, जो टैंक बनाया जाता है जिसको टाका कहते हैं, और जैसलमेर में जो टैंक बनाया जाता है पानी जमा रखने के लिए बरसात वाला, उसको खादिन कहते हैं। तमिलनाडु के सरकार के द्वारा वर्षा जल संग्रहण कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है। कहता है कि तमिलनाडु सरकार में जो सरकार है, मतलब वर्षा जल संग्रहण को कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया गया है। कानूनी तौर पे मतलब समझ सकते हैं कि वहाँ जितना भी पानी है बरसात वाला, उसको क्या किया जाए, ठीक है, हर घर में, ठीक है, पानी को टैंक बना के जमा किया जाए। ये कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया गया है।